आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जून 2024 के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं और कौन कौन सी बुक्स हम यूज़ करें। जैसे कि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम जो है जून 2024 में है, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट जनवरी जा चुका है और हमारे पास टाइम जो बचा है 4 मंथ के अप्रॉक्स आपका बचा है, जिसमें हमें अपना रिवाइज भी करना है, सारा सिलेबस पढ़ना भी है, ठीक है। तो बहुत कम टाइम है हमारे पास सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम जून का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये वीडियो एक बार वो ज़रूर देखें किस तरीके से इन 4 महीनों में वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें, ठीक है। जाने से पहले मैं आपसे जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, हिंदी पेपर का जो पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से पैटर्न चल रहा है इस वक्त यूजीसी नेट का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे वो सब डिस्कस करना चाहती हूँ। दो से एटलीस्ट 2 साल से जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी नेट, वो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट पूछ रहा है। पेपर का जो पैटर्न है और लेवल दोनों ही चेंज हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे उस तरीके से नहीं पूछे जाते जिससे पहले पूछे जाते थे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एक आपको टिक करना है, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा है ही नहीं। आपको एटलीस्ट 5 स्टेटमेंट दी जाती हैं, जो ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% जो पेपर बन के आता है, 5 स्टेटमेंट आपको दे दी जाती हैं लंबी लंबी। एंड देन उसमें भी आपको 1 2 3 4 चूज़ नहीं करने होते। उसमें भी आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ए सही है या BCD सही है या जो भी CDE सही है, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो पेपर और वो क्वेश्चन भी डेप्थ में से ही पूछे जाते हैं। तो पेपर आपको इस तरीके से लेकर चलना है कि ब्रीफ पेपर आपका आएगा, ठीक है, शॉर्ट पेपर नहीं आएगा। इवन जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो आपकी जो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स जो मिलती हैं आपकी इकाई 5 से लेकर 10 तक की जो इकाई है, वहाँ से आपका एटलीस्ट 60 to 65% पेपर बन के आ रहा है। तो फोकस हमें ज़्यादातर यहीं पे करना है। और 5 से 10 तक की जो इकाइयाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रीफ और बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश नहीं करनी है कि उन इकाइयों को आप शॉर्ट में निपटा लें या छोटे मोटे शॉर्टकट से निपटा लें। अब उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ एग्ज़ाम में जो 5 से 10 इकाइयाँ ज़्यादा मेन नहीं रहती थी, वहाँ से पेपर नहीं बन के आता था ज़्यादातर। वहाँ से आपसे कभी पात्र पूछ लेता था, ठीक है, और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ऊपर ऊपर का वो पूछ लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टेटमेंट जो बनती हैं आपकी 5 से 10 इकाइयों में से, उसमें से आपकी भूमिका में से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। भूमिका से क्वेश्चन बन रहे हैं और सीधा साधा आपकी जो भी इकाई लगी हुई है, जो भी कहानी या नाटक लगा हुआ है, डायरेक्ट उसमें से आपकी स्टेटमेंट पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, जैसे कि आपकी कहानी है तो एक टोकरी भर मिट्टी या इस तरीके से है, तो उसमें से लास्ट क्वेश्चन जो अभी दिसंबर 2023 में आया है कि जो जो महिला होती है, बूढ़ी महिला, वो मिट्टी किस कार्य के लिए लेके जाती है। तो आप देख रहे हैं ना किस लेवल का क्वेश्चन है कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को। तो अब हम आते हैं सिलेबस की ओर, ठीक है। तो हिंदी भाषा और विकास, इसमें से मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए भोलानाथ तिवारी जी की बुक आती है, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आप देख लीजिएगा। व्याकरण के लिए आप कामता प्रसाद गुरु की बुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा सरस्वती में बहुत शॉर्टकट में दे रखा है। ऐसा नहीं है सिर्फ सरस्वती को देखना है, वो गलती मत कीजिएगा, पेपर बहुत ब्रीफ है। आपको भोलानाथ तिवारी जो ऑथेंटिक बुक है वो पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आता है ये भी बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। शुक्ल की हो गई, बच्चन की, नगेंद्र की और राम तिवारी की, राम स्वरूप चतुर्वेदी की, बहुत सारी बुक्स है, 4 मंथ्स हैं।
तो उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी बुक्स लेके सिर्फ एक टॉपिक कवर करने के लिए बैठ जाएं। आपको पता है, आपको ऑलमोस्ट पता होगा, जितने भी पुराने बच्चे नहीं नए बच्चों को इतना नहीं आइडिया होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी है। ठीक है, ईज़िली कवर अप नहीं होगा, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में और दिमाग में आने में। क्योंकि आप एक बार पढ़ लो, चीज़ें दिमाग में आ जाए, वो वाला टॉपिक नहीं है। आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो हमारे पास, हम ऐसा नहीं करना है कि हमें नगेंद्र भी लेके बैठना है, शुक्ल भी लेके बैठना है, सारी बुक्स लेके बैठनी है। हमें क्या करना है, जो उनका पेपर देना है, स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी, उस तरीके से बनानी है कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सरस्वती की बुक, सरस्वती पांडे, ठीक है, प्लस शुक्ल, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, 3-4 बार रिवीजन कर लेना है इस बुक का। ठीक है, क्योंकि पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 बुक्स से बनते हैं। प्लस आप जैसे कि शुक्ल से आदिकाल ख़त्म करते हैं, तो कोशिश करें आदिकाल आप सरस्वती वाली बुक में से भी ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि जितने भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारी बुक्स के लेकर तब आदिकाल ख़त्म करें, कि नगेंद्र का भी आदिकाल ख़त्म कर लें, बच्चन का भी आदिकाल ख़त्म कर लें, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर शुक्ल से आदिकाल ख़त्म कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो सरस्वती से भी ख़त्म करें, ताकि जितने भी लेखक हैं सबका निचोड़ आपको एक जगह मिल जाए और आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से कवि, किन किन लेखकों ने आदिकाल के माने हैं, कौन कौन सी रचनाएं मानी हैं, कौन से लेखक ने कौन सा काल आदिकाल को माना है, किसने आदिकाल को क्या नाम दिया है। ये सारी आपकी चीज़ें सरस्वती से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी जो ब्रीफ में जो आदिकाल है वो सारा ख़त्म शुक्ल से हो सकता है। और बाकी आपको समझने के लिए अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो आप विश्वनाथ की बुक है, विश्वनाथ त्रिपाठी, आप उनकी बुक भी ले सकते हैं। उसमें बहुत इजी लैंग्वेज है और सारा बहुत शॉर्ट में दे रखा है। बहुत अच्छी बुक है, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है। और बाकी शुक्ल से हिंदी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों टॉपिक वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी आधुनिक काल के लिए आपको नगेंद्र की उठानी पड़ेगी, क्योंकि नगेंद्र की बुक में आधुनिक काल बहुत अच्छे से दे रखा है। तो नगेंद्र की बुक में से आप आधुनिक काल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप, अगर आपके पास टाइम बचता है तो राम तिवारी की बुक है, उसमें हिंदी साहित्य की गद्य विधा करके, वो आप पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिलता है तो। क्योंकि उसमें जितनी भी गद्य विधाएँ हैं उन सब का निचोड़ आपको उस बुक में मिल जाएगा, कि आदिकाल में जो गद्य विधा लगी हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, या फिर उनके बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। भक्ति काल, आधुनिक काल, जिसमें भी जो भी रचना लगी हुई है सबके बारे में डिटेल में आपको उस बुक में मिल जाएगा। अब आते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधा। ये है, मतलब कि ये सारी बुक्स, ये सारा जो आपका है उपन्यास, कहानी, नाटक की गद्य विधा है, सारी सरस्वती की बुक में मिल जाएंगी, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य शास्त्र के लिए देखो, मैंने पर्सनली जो बुक पढ़ी है, मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी, मैंने कोई कहीं से कुछ मटेरियल नहीं उठाया। पर्सनली मैंने सिर्फ डॉक्टर विवेक शंकर की बुक पढ़ी है, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं उठाई है साहित्य शास्त्र के लिए। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा, आप नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप निशा अग्रवाल जी की बुक आती है साहित्य शास्त्र के लिए, वो बुक भी अच्छी है, और डॉक्टर विवेक शंकर की भी बुक अच्छी है। दोनों ही बुक अच्छी हैं, आप देख लीजिएगा आपको कौन सी अच्छी लगती है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, और दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। और आते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि पर। वैचारिक पृष्ठभूमि आपका जो आधुनिक काल में, अगर नगेंद्र से स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये भारतीय नवजागरण, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारत तेंदु नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये 4 टॉपिक वहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी रहे ये 4 टॉपिक, ये इग्नू की बुक में भी आपको मिल जाएंगे, ये टॉपिक वहाँ भी दे रखे हैं, मैंने वहीं से क्लियर किए थे। और बाकी अगर आपको गूगल से, नेट से, कहीं से भी कुछ
मटेरियल मिलता है वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदी कविता। हिंदी कविता को मैं दो पार्ट में बांटती हूँ। जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मैंने क्या किया था, जितनी भी आधुनिक काल है, मैंने आधुनिक काल की कविता हैं उनको बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। उनको बार 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 बार, क्योंकि पेपर पैटर्न जैसा आ रहा है, आधुनिक काल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, क्योंकि हर एक कविता में से कुछ भी पूछ ले रहा है। धूमिल का अगर उनका जन्म के बारे में या फिर उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, उनकी भाषा के बारे में, है ना, उनकी कविता के बारे में, कौन सी कविता का किस में संकलन है, किस कविता की कौन सी लाइन है, लाइन के बाद कौन सी लाइन आ रही है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कविता, जितनी भी आधुनिक काल की कविताएं आपकी बन रही हैं, कोशिश करना फोकस आपका इन पे ही ज़्यादातर रहे, ठीक है। हमें पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर चलनी है, ठीक है। पढ़ तो हम सारा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हम पढ़ लेंगे, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। 4 महीने में इसको कवर कर पाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करें, ठीक है, ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और आप का कुछ छूटे भी ना। अब आ जाते हैं हमारे आधुनिक काल से पहले की जो पद आ जाते हैं हमारे, आदि काल के आ जाते हैं, प्रीति काल के, भक्ति काल के, ठीक है। तो मीरा, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में क्या है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। मीरा के पद आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि रामचरित का मानस का उत्तर। अब पॉसिबल नहीं है कि आप सारा रामचरित मानस का उत्तराखंड आप पढ़ लें, आपको हर एक पंक्ति याद हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम कुछ भी पढ़ेंगे, 10 आधे घंटे बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, सब दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना सारे पद, सब पदों का आपको हिंदी का विवरण नहीं पता रह सकता, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सभी कवि जितने भी पद कवि हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनके एटलीस्ट आगे के और लास्ट के, स्टार्टिंग के और लास्ट के पदों को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 से 10 और स्टार्टिंग लास्ट के 5 से 10 पद अच्छे से आपको देख लीजिएगा कि उनके बारे में क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं उपन्यास। अब देखिए, मैंने जैसे कहा था कि ज़्यादा पेपर इन्हीं में से बन के आ रहा है, आपकी छठी इकाई से, 5वीं छठी इकाई से। तो कोई अब फ़ायदा नहीं है कि आप चीज़ें शॉर्ट नोट्स में देखें या फिर पात्र कर लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इनके अंदर से पूछे जा रहे हैं, तो आपको हर एक उपन्यास उठा के देखना पड़ेगा, हर एक लाइन देखनी पड़ेगी, भाषा देखनी पड़ेगी उसकी, ठीक है, पात्र देखने पड़ेंगे, ठीक है, किस पात्र की क्या भूमिका है उसमें, ठीक है, किसका क्या कथन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से हम पेपर क्लियर नहीं कर सकते। पेपर सिर्फ वही क्लियर कर सकता है जो हर एक चीज़ को अच्छे से डेप्थ में पढ़ेगा और समझेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी कह रही थी, जहाँ आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है आप वहीं पर फोकस पहले करिए, मत लगाइए आप टाइम अपनी भाषा पे, साहित्य शास्त्र पे, हिंदी इतिहास के विकास पर। इससे ज़्यादा आप टाइम इसको दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 से 10 इकाई आप घोल के पी जाइए 2 महीनों के अंदर। बाकी 2 महीने आप अपनी प्रैक्टिस को टाइम दीजिए, बाकी के टॉपिक्स को टाइम दीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहानी एज इट इज़ सेम है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में ही पढ़नी है, ओके। हिंदी नाटक का भी सेम है, एक एक लाइन आपसे भूमि, और हाँ याद रखिएगा इनकी भूमिका आप मत छोड़िएगा किसी भी हालत में। भूमिका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आजकल भूमिका से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। भूमिका और बुक का लास्ट पेज किसी भी इकाई का वो छोड़िएगा ही मत। अगर आप अंधेर नगरी पढ़ रहे हैं तो अंधेर नगरी में देखिएगा कि जो बुक लगाई हुई है उसके लास्ट पेज में क्या है। स्टार्टिंग और एंड का तो घोल के पी जाइए आप, ठीक है। निबंध भी सेम है, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, इस सब आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में।
ठीक है। जैसे कि आपको पता है 4 महीने हैं और 10 टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। तो 5 टॉपिक आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है लास्ट के जो मैंने आपको बताए, तो कोशिश करिए जो इम्पोर्टेंट है वहीं से शुरू करिए, ठीक है। जिसमें कहानी है, नाटक, कविता, उपन्यास, अन्य गद्यविधा और निबंध, ये 5 टॉपिक आप कोशिश करिए आप 1.5 से 2 महीने में ख़त्म करके सारे A to Z पढ़ के ख़त्म कर दें, ताकि आपके 5 से 6 टॉपिक क्लियर हो जाए। आपका एटलीस्ट 50 से 60% एग्ज़ाम का कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपका कोई छूटे ना। इन 5 टॉपिक को ऐसे लर्न कीजिए। भाषा और विकास कोई इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हैं, 1 से 2 दिन, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो साहित्य शास्त्र के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लग जाएगा, ठीक है। वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 वीक ले सकते हैं। इनमें तो 3 से 4 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। और बचा हिंदी भाषा का विकास। इस टॉपिक को हिंदी भाषा का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को लंबा टॉपिक है, काफ़ी लेंथी भी है, उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट इसके लिए आप कोशिश करिएगा सरस्वती को 3 से 4 बार रिवीजन मारिए, सरस्वती की बुक को। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। शुक्ल पढ़ लें, एक बार नगेंद्र देख ले आधुनिक इतिहास के लिए, और आप सरस्वती का रिवीजन मारते रहें, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इतिहास को है ना 15 से 20 दिन में आप ख़त्म कर डालें। उसके बाद जो आपका 1 महीना बचता है, 3 महीने के बाद कोशिश करना 3 महीने में जो आपका पेपर है, सिलेबस है, सारा ख़त्म कर डालें। लास्ट का जो 1 महीना बचता है सिर्फ उसमें और सिर्फ में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जो भी आपने बनाए हैं पढ़ते समय, सबका रिवीजन करना है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बतानी है, ये आपका फर्स्ट जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ये उसका स्ट्रैटेजी हो गई। आपको भूलना नहीं है, आपके पास एक और पेपर है जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और उसमें रीजनिंग आ जाती है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, पर्यावरण का आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं जहाँ तक मैंने पेपर का लेवल देखा है, पेपर का लेवल भी जो हमारा फर्स्ट पेपर है, चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले क्या होता था कि बच्चे मदान ले लेते थे कि मदान पढ़ ली ना, अब मदान पूरी ख़त्म कर डालो, रट डालो, आप उसमें से एक क्वेश्चन नहीं बना सकते। पेपर इस लेवल का आता है। उससे अच्छा आप एक बार चेक करिए, प्रीवियस पेपर उठाइए, चेक कीजिए पेपर किस लेवल का आता है, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से आप समझ पाएंगे। बाकी मैं आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है हमारा टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि कुछ चीज़ें समझ में आए, ठीक है। बाकी अभी फर्स्ट पेपर की हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपकी कहानियों से लेकर चलूँगी ताकि मैं 10 दिन में आपकी कहानी कंप्लीट करा के नेक्स्ट टॉपिक पे आपके पढ़ूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।